Hello, my dear students. I welcome you all in the class of science, class 8, and we are in chapter number 6, combustion and flame. In the previous part, we were discussing about the questions and their answers. Previous part में हम लोगों ने फर्स्ट फोर्थ क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, इनके आंसर्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे. आज हम लोग इस पार्ट में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 से जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, आज इनके आंसर्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू माय डियर स्टूडेंट्स दिस एक्सरसाइज विथ क्वेश्चन नंबर 5. गिव रीजंस. आप लोगों को यहाँ पर रीजंस बताने, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, कुछ उनमें आपको यहाँ पर रीजंस देने हैं. फर्स्ट, वाटर इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अगर फायर इन्वॉल्व होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम वाटर का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, ये आपको रीज़न देना है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, और जो फायर एक्सटिंग्विश कर रहा है उसको शॉक भी लग सकता है, करंट भी लग सकता है. सो दैट इज़ वाई वाटर इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. सो हाउ यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, उसको डिस्कस करते हैं. फिफ्थ ए, वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग electric equipment because water is good conductor of electricity. It may result in electric shock to the person trying to extinguish fire. Also ये क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है. ऑल्सो इट डैमेज अदर पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ये अलग अलग पार्ट्स को भी क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है. तो इस तरीके से आप लोग अपना आंसर नोट कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का बी पार्ट डिस्कस करेंगे. फिफ्थ बी, एलपीजी इज़ अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड. माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 4, एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल आप लोगों ने कंपेयर किया है. सो सेम आंसर यहाँ पर ये यहीं पर होगा. जो भी कंपैरिजन हम लोगों ने किया है, हमने एलपीजी और वुड के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस को कंपेयर किया है. तो यहाँ पर एलपीजी क्यों बेटर डोमेस्टिक फ्यूल है, सेम आंसर जैसा क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों ने लिखा है, उसी तरीके से आप यहाँ पर स्टेटमेंट के फॉर्म में ये आंसर लिख सकते हैं. सो दिस इज दिस आंसर नंबर 5 का जो वी है वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे ही लिखा जाएगा. नाउ सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, पेपर वाई इट सेल्फ कैचेस फायर ईजिली. अगर हम पेपर को फायर कराते हैं मैच स्टिक से तो वो ईजिली फायर कैच कर लेता है. बट वेयर एज अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट. अगर एल्यूमिनियम में अगर वही पेपर अगर हम रैप कर दें तो वो इजीली फायर कैच नहीं कर सकता. इसका रीज़न हम लोगों को यहाँ पर देना है. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली बिकॉज ऑफ इट्स लो इग्निशन टेम्परेचर. इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या होता है, बहुत कम होता है. बट when a piece of paper wrapped around an aluminum pipe does not catches fire easily because aluminum is a good conductor of heat, and this transfer the heat and increase the ignition temperature of paper wrapped around it. अगर हम इस पेंसिल के चारों तरफ भी अगर पेपर को रैप कर दें या फिर किसी मेटल के अराउंड हम क्या कर दें, पेपर रैप कर दें और उसको हम बर्न करने की कोशिश करेंगे, सो इजीली बर्न नहीं होगा. बिकॉज जो अगर मटेरियल आपका कंडक्टर है हीट का तो वो हीट को क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा, जिससे जो पेपर है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट, सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 6.
क्वेश्चन नंबर 6, मेक अ लेवल्ड डायग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम। लेवल डायग्राम बनाना है कैंडल फ्लेम का, तो आप लोगों की बुक में पेज नंबर 72 फिगर नंबर 6.13 डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम जो दिया है वही स्ट्रक्चर आप लोगों को ड्रॉ करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया भी था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। तो यही पार्ट आप लोग जैसा आपकी बुक में बना हुआ है वैसा का वैसा ही डायग्राम आप लोग अपनी आंसर्स में बना सकते हैं। दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। आपको ये सारे पार्ट्स भी लोकेट करने हैं और हर एक पार्ट का आपको टेम्परेचर भी यहाँ पर बताना ज़रूरी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आप लोगों को पूछा जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, this is the answer of question number 6. Now question number 7, name the unit in which the calorific value of a fuel is measured. So my dear students, calorific value का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट जिसमें हम लोग मेज़र करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू को, वो क्या है? किलोजूल पर केजी। ये वन वर्ड आंसर है, तो इसको आप लोग इजीली इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ CO2 इज़ एबल टू कंट्रोल फायर्स। CO2 कैसे फायर कंट्रोल कर सकता है, इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करना। तो ये आंसर भी आपको बुक में ही मिल जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑन पेज नंबर 69 आप देख सकते हैं यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में यहाँ पर एक आर्टिकल दिया हुआ है आपकी बुक में ही। सो यहाँ पर वहीं पर आप लोगों को ये आंसर वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा कि क्यों कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ट एक्सटिंग्विशर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड पैराग्राफ में दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। CO2 being heavier than oxygen covers the fire like a blanket. Since the contact between the fuel and oxygen is cut off, the fire is controlled. So this is the answer of question number 8. ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। बहुत इजी है, छोटा सा आंसर है इसका, आप लोग इसको इजीली याद भी कर लीजिएगा बिकॉज ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। Question number 9. It is difficult to burn a heap of green leaves, but dry leaves catches fire easily. Explain. अगर ग्रीन लीव्स हैं तो वो इजीली बर्न नहीं होंगी, डिफ़िकल्टी होगी उनको बर्न करने के लिए, बिकॉज ग्रीन लीव्स में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, मॉइस्चर कंटेन होगा और उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा। एंड दी ड्राई लीव्स कैचेस फायर इजीली बिकॉज उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है, सो वो इजीली फायर को कैच कर लेती हैं। तो कैसे आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है माय डियर स्टूडेंट्स, उसको डिस्कस करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर नंबर 9 इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट्स ऑफ मॉइस्चर in it, due to which ignition temperature of green leaves get increased, but the ignition temperature of dry leaves is less than green leaves, that is why it is easily catches the fire. तो जैसा कि हमने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, सिमिलर वे में आप लोगों को आंसर लिखते आना चाहिए और इस तरीके से आप लोग अपनी नोटबुक में आंसर लिख सकते हैं और इसको याद भी आप लोग कर लेंगे। Now my dear friends, question number 10. Which zone of flame does a goldsmith use for melting gold and silver? Goldsmith कौन से फ्लेम का कौन सा पार्ट यूज़ करता है, ये आप लोगों को बताना और क्यों करता है इसका रीज़न भी आप लोगों को देना है। A goldsmith uses the outermost zone of the flame for melting gold and silver because outermost zone is non-luminous and have highest temperature. It is the hottest zone of the flame. ये hottest zone है और outermost zone में पूरा का पूरा combustion हो जाता है मटेरियल का, इसलिए फ्लेम का कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं गोल्ड स्मिथ्स, outermost zone को यूज़ करते हैं। So in this way you have to write the answer of question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 का ये आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अक्सर एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को इजीली आप लोग याद कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है
तो आई होप कि आप लोगों को इसका आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, in an experiment 4.5 kg of fuel was completely burned. The heat produced was measured to be 1,80,000 kilojoule. What is the calorific value of the fuel? So my dear students, हम लोगों ने पढ़ा है calorific value की definition. Calorific value is what? Calorific value is defined as the amount of energy, heat energy produced in complete कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। जब 1 kg ऑफ फ्यूल को बर्न किया जाएगा तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगी। सो यहाँ पर 4.5 kg ऑफ फ्यूल बर्न किया है, उससे इतनी एनर्जी रिलीज हुई है, तो 1 kg से जितनी निकलेगी उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, और उस फ्यूल की वो कैलोरीफिक वैल्यू भी कहलाएगी। So my dear students, there is a formula, calorific value of fuel is equal to heat produced, total heat जो प्रोड्यूस हुई है अपॉन अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न, जितना फ्यूल बर्न किया है। सो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 4.5 अगर आप इसको करेंगे तो आप लोगों को इजीली आंसर मिल जाएगा। डिवाइड करने से आपको मिलेगा 40,000। सो 40,000 किलोजूल पर केजी ये आप लोगों का आंसर होगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11. Now question number 12. Now question number 12. Can the process of rusting be called combustion? क्या रस्टिंग की जो प्रोसेस है वो भी एक कंबशन की प्रोसेस है? इसको डिस्कस करना है। सो माय डियर स्टूडेंट, यस, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ प्रोसेस लाइक कंबशन। कंबशन के जैसे ही एक प्रोसेस है, बट एक ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इसलिए हम लोग उसको कंबशन नहीं कहते हैं। यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं कैसे आप लोगों को लिखना है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज अ वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो केमिकल चेंज। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस व्हेन आयरन गेट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना भी हम लोगों ने कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा है वो सब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्न होते हैं। बट अगर हम बात करें रस्टिंग की तो वो भी किसके प्रेजेंस में होती है माय डियर स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है एंड मॉइस्चर के प्रेजेंस में होती है। इट फॉर्म आयरन ऑक्साइड, दैट मीन्स रस्ट, एंड एमिट हीट। जब भी रस्टिंग की प्रोसेस होती है वहाँ पर हीट रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है माय डियर स्टूडेंट्स? हीट। सो कंबशन में भी हीट रिलीज होती है और कंबशन में भी जो रिएक्शन है वो ऑक्सीजन के साथ होती है। रस्टिंग में भी हीट रिलीज होती है और यहाँ पर भी जो रिएक्शन है वो किसके साथ होती है? ऑक्सीजन के साथ होती है। सो इसीलिए हम रस्टिंग को कंबशन के जैसे ट्रीट कर सकते हैं और रस्टिंग को हम कंबशन की प्रोसेस भी कह सकते हैं। सो वी कैन से दैट प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंबशन। सो सिमिलर प्रोसेस हैं, सेम तरीके से होती हैं, इसीलिए रस्टिंग को कंबशन की प्रोसेस कहा जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। इस तरीके से आज हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के जो नोटबुक में कंप्लीट करने हैं, जो आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे, वो हम लोगों ने सारे डिस्कस कर लिए। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स कि आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस है। आप लोगों ने इतना सारा चैप्टर कंप्लीट किया है, इतने सारे कंटेंट इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट्स में और प्रीवियस वीडियोस में और आज क्वेश्चन आंसर्स में भी हम लोगों ने डिस्कस किए। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग घर पे एक्टिविटी है परफॉर्म करके चेक कर सकते हैं और उसका आंसर आप लोग अपने ओन वर्ड में इमेजिन कर सकते हैं कि क्या आंसर्स होंगे एक्टिविटी के, क्या रिजल्ट होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो नोटबुक में आप लोगों को क्वेश्चंस आंसर्स करने होते हैं और जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, वो यही क्वेश्चंस हैं। सो आई होप कि आज आप लोगों ने क्लास एंजॉय करी होगी। ये सारा चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए होंगे और अब आप लोग एबल होंगे क्वेश्चन और आंसर्स इस चैप्टर के लिखने के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। See you all in the next class with the next chapter of your NCERT textbook. Thank you. Have a nice day.